जय हिंद दोस्तों। कैसे भाई आप लोग। दोस्तों, हमने आप लोगों को संवैधानिक विकास पर पहला पार्ट भेजा है। आज हम सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, संवैधानिक विकास से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान में, और पहला पार्ट हमने बताया था। आज हम लोग सेकंड पार्ट पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों, यहाँ हमारा 4 ऑप्शनल आ जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का, भारतीय शासन अधिनियम, या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भारतीय शासन अधिनियम 1909, इसको हम लोग बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत मुस्लिमों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है 1909 अधिनियम के तहत लाई गई थी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में बच्चों में आ जाते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में लाई गई। इसके तहत जो कार्य किए गए थे कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। तो और भी बहुत सारे कार्य हुए थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में लाया गया, लेकिन इसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई दोस्तों। तो 1920 में इसकी रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन, तो हमारा आंसर जाएगा 1920। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दें, 4 ऑप्शन दिया है कि 1853 का चार्टर अधिनियम, 1919 का, 1909 और 1773 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों, मैं आपको बता दी कि इसका जो आंसर जाएगा 1919 अधिनियम, यानी चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत ये 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई दोस्तों। तो हमारा आंसर सेकंड जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्न में से किस रिपोर्ट सुधार के आधार पर प्रकाशित किया गया था। तो कहता है मार्ले चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मार्ले चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो बच्चों, हमारा आंसर क्या जाएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। तो इसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। तो किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। तो दोस्तों, हम आपको बता दें 1919 भारत सरकार अधिनियम, या हम ये कह सकते हैं कि चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। तो हमारा सेकंड आंसर जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया था। तो किस अधिनियम के तहत किया था विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या जा सकता है दोस्तों, हम आपको बता दें कि आंसर इसका जा सकता कहता 18 या
भारत सरकार अधिनियम 1935। बिल्कुल, तो आंसर बच्चों जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र रूप में वर्गीकृत किया है। तो किसको घोषणा का एक नया पत्र के रूप में वर्गीकृत किया है दोस्तों? तो कहता है रौलेट एक्ट, ये 1919 में लाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 जाएगा। तो 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है। कहता है कि भारत संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु एक संविधान सभा के विचार की स्वीकृति है। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अधिवेशन का सिद्धांत है। भारत की स्वतंत्रता की स्वीकृति है। एक संघीय और संसदीय प्रणाली का एक सिद्धांत है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या जा सकता है, हम आपको बता दें। कहता है एक संघीय या संसदीय प्रणाली का एक सिद्धांत है, क्योंकि जब 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया और 1935 अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करके संघीय शासन प्रणाली को लागू किया गया। तो हमारा चौथा ऑप्शन जा रहा सही। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं प्रांतीय स्वतंत्रता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वतंत्रता को कब किसमें वर्णित किया गया दोस्तों? तो हम आपको बता दें 1935 अधिनियम के तहत वर्णित किया गया है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था। तो चार ऑप्शनल है। कहता 1935 का अधिनियम, 1909, 1919 या 1992। तो दोस्तों मैं आपको बता दें प्रांतों में स्वतंत्रता, हाँ, तो ब्रिटिश संसद अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में तो जाएगा बच्चों 1935 का अधिनियम। तो 1935 अधिनियम के तहत किया गया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि भारत में संघीय न्यायालय की संरचना का समर्थन किस अधिनियम के तहत किया गया। तो भारत में संघीय न्यायालय का समर्थन जो किया गया दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि 1935 अधिनियम के तहत किया गया। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर भारतीय संविधान से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर पूरी तरह से आधारित है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो चार ऑप्शनल है दोस्तों। कहता 7, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि आंसर हमारा जाएगा 5। तो 5 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है। तो उदाहरण कौन सा दोस्तों? कहता है कि संघीय बैंक की स्थापना, शक्ति का विभाजन या प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ या प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का उन्मूलन। तो दोस्तों आंसर इसका क्या जा सकता है भाई? कहता है कि प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, यानी इसका जो आंसर होगा दोस्तों पहला आंसर सही होना चाहिए कि प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ जाएगा आंसर। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई है। तो शक्तियाँ किसको दी गई है? कहता संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय
गवर्नर जनरल को। तब दोस्तों आपको आंसर बता दें कि सी आंसर जा रहा है कि गवर्नर जनरल को। तो गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया था दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। कहता है कि हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है बच्चों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का स्रोत क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम स्रोत की बात करते हैं तो ये जो स्रोत है पूरी तरह से 1935 अधिनियम पर आधारित है। क्योंकि हमने आप लोगों से कहा भी था, एक सेकंड, तो दोस्तों हमने आप लोगों से कहा भी था कि पूरा संविधान जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो 1935 जाएगा आंसर। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो किस अधिनियम द्वारा दोस्तों भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शनल है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, इसके तहत समाप्त तो किया नहीं गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि भारत परिषद अधिनियम जो है ये आपका 1935 अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि 1935 अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो दोस्तों याद रखिए जवाहरलाल नेहरू का एक कथन है। तो ये जो कथन हमने लिखा है, तो ये जो कथन है दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है भाई, तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों आंसर जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और कैबिनेट मिशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो कैबिनेट मिशन में कुल सदस्यों की संख्या 3 थी। ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो 3 सदस्य थी। तो हमारा आंसर जाएगा दोस्तों हाँ, कैबिनेट मिशन योजना 1946, यानी तीसरा आंसर हमारा सही जा रहा है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो दोस्तों अभी हमने आपसे चर्चा किया था कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। यहाँ 1946 दो दे रहा है, मार्च और नवंबर। तो हम आपको बता दें कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था दोस्तों। तो आंसर हमारा जाएगा मार्च 1946 और इसी योजना के तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं कि संविधान सभा को भारतीय अधिनियम 1947 के किस धारा के अंतर्गत मान्यता दी गई दोस्तों। तो किस धारा के अंतर्गत मान्यता दी गई। तो कहा जाता है धारा 6 खंड 2 में और धारा 12 खंड 2, 10 खंड 1 या खंड धारा 8 खंड 1। तो ये जो मान्यता दी गई है तो ये दोस्तों हमारा आंसर जाएगा कि धारा 8 खंड 1 के तहत मान्यता दी गई, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही जा रहा है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत क्या बन गया। कहता है भारत तुरंत क्या बन गया, गणतांत्रिक राज्य बन गया, लोकतांत्रिक राज्य बन गया, डेमोनियन राज्य बन गया या धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। तो क्या आंसर जाएगा भाई। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत क्या बन गया कि डोमिनियन स्टेट, यानी डोमिनियन स्टेट बन गया। क्योंकि अगर हम गणतंत्र की बात करते हैं दोस्तों तो गणतंत्र यानी ये 26 जनवरी 1950 को बना। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्रात्मक की बात करते हैं तो ये भी हमारा 26 जनवरी 1950 को बना। तो हम ये कह सकते हैं डिमोनियन स्टेट का राज्य बना दिया गया। ठीक है भाई। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में
विभाजित किया गया दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि माउंटबेटन योजना दोस्तों 1947 में आया था। तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी और भारत का विभाजन हुआ। तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत, हाँ, इसको हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय क्या आंसर जाएगा, भारतीय विभाजन अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका आंसर जा रहा है, हाँ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो बिल्कुल, तो 1947 जाएगा, पहला आंसर सही जा रहा है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य अधिनियम मंडल के सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधान के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए गए थे। तो कानून बनाए गए थे तो दोस्तों धारा 100 दिया है, धारा 101 दिया है, धारा 135 है और धारा 130 है। तो दोस्तों यहाँ आंसर मारा जाएगा धारा 100 के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों हमारा आज का जो संवैधानिक विकास की जो सेकंड पार्ट था वो समाप्त होता है। तो आगे अब हम लोग आ जाएंगे भारतीय संविधान पर। तो अगली जो हम वीडियो लेके आएंगे संविधान से, तो भारतीय संविधान पे आएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।